2021 का मार्केट एक ऐसी वेव थी जहां लिक्विडिटी लिटरली ओवरफ्लो हो रही थी। सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग था कि इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि हर डिजिटल आईपीओ जैसे जोमेटो, नाइका, पेटीएम, डिलीवरी इंडिया का नेक्स्ट डिकेड का फाउंडेशन बनने वाले। पर मार्केट्स का एक ओल्ड रूल है, जब एक्सपेक्टेशन एक्सेसिवली हाई हो जाती हैं तो रियलिटी इवेंचुअली कैचअप कर लेती है। और 2022-23 का माइक्रो साइकिल एग्जैक्टली वही रिमाइंडर लेके आया। जैसे ही ग्लोबल रेट्स ऊपर गए, लिक्विडिटी टाइटन हुई और टेक वैल्यूएशंस वर्ल्ड वाइड कंप्रेस हो गए। इंडिया के न्यू एज स्टॉक्स भी सॉलिड करेक्शन फेज में एंटर हो गए, लेकिन इस करेक्शन का एक पॉजिटिव आउटकम था। कंपनीज ने अपने बिजनेस मॉडल्स को डिसिप्लिन, प्रॉफिट फोकस मोड में शिफ्ट किया। बाय 2024-25 कुछ नेम्स ने फाइनली वो मैच्योरिटी दिखानी शुरू की जिसका रिटेल ट्रेडर्स को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। तो इसी कंटेक्स्ट में आज के वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। क्या न्यू एज स्टॉक्स को अभी इवैल्यूएट करने का सही वक्त है या फिर 2026 में बेटर वैल्यूएशंस का वेट करना एक स्मार्टर मूव होगा? मैं आपको 5 न्यू एज कंपनी के डिटेल्स, रोड मैप, बिजनेस फंडामेंटल्स, मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से ब्रेक डाउन करके दिखाने वाली हूँ, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड टू ट्रेड सीमलेसली प्लीज़ डाउनलोड धन ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यू एज कंपनीज होती क्या हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इनका डीएनए टेक फर्स्ट होता है। एसेट लाइट या एसेट स्मार्ट मॉडल्स, जहां पहले सालों में कैश बर्न अनअवॉइडेबल होता है क्योंकि उनका प्राइमरी मिशन होता है स्केल बिल्ड करना और नेटवर्क इफेक्ट कैप्चर करना। प्रॉफिट्स बाद में आते हैं। और क्या आपको पता है, बहुत सी न्यू एज कंपनीज जैसे कि जोमेटो, पीबी फिनटेक, डिलीवरी, पेटीएम, मैप माई इंडिया जैसे डिजिटल लीडर्स 2021 की आईपीओ वेव में मार्केट में आए और उस टाइम इन्वेस्टर सेंटीमेंट भी स्काई हाई था। ओवर द ईयर्स न्यू एज कंपनीज ने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स में काफ़ी वोलेटिलिटी देखी और फ्यूचर रोड मैप समझने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि इनका मार्केट जर्नी कैसा रहा, इन्वेस्टर सेंटिमेंट किस एंगल से चेंज होता गया और वैल्यूएशंस किस पॉइंट पे आके रीरेट हुई। चलिए 2021 से शुरू करते हैं। जब मार्केट में यूफोरिया अपने पीक पर था, आईपीओ मार्केट में भी एक अलग ऑप्टिमिज्म की वेव थी और ये फ्रेंजी बेस्ट कैप्चर होता है नाइका में। नाइका का आईपीओ प्राइस था 1125 और लिस्टिंग डे पर स्टॉक 2018 तक ट्रेड हुआ, लगभग 80% का इंस्टेंट प्रीमियम। लेकिन फंडामेंटल्स एक डिफरेंट कहानी बता रहे थे। FY21 में नाइका का रेवेन्यू 2450 करोड़ था, प्रॉफिट अप्रॉक्सीमेटली 62 करोड़, लेकिन मार्जिन्स रेजर थिन, यानी वैल्यूएशन स्काई हाई और फंडामेंटल्स रिलेटिव टर्म्स में वीक। ये डिस्कनेक्ट 2021 आईपीओ मेनिया का कोर था। उसके बाद 2022-23 में रियलिटी रीसेट हुई। 2022 में जैसे ही इंटरेस्ट रेट ग्लोबली ऊपर गए, टेक वैल्यूएशन वर्ल्ड वाइड कोलैप्स हो गए। इंडिया के न्यू एज स्टॉक्स भी 40 से 70% तक करेक्ट हुए। बट इंटरेस्टिंगली ये मेल्टडाउन एक्चुअली डिसिप्लिन का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। कंपनीज ने कैक रिड्यूस किया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की और ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट फर्स्ट माइंडसेट पर अडॉप्ट किया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2024 एंड 25, इस टाइम मार्केट में यूफोरिया और ऑप्टिमिज्म थोड़ा फेड आउट हुआ और फंडामेंटल्स की वापसी हुई। यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव हुआ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स रिपेयर हुआ, ऑटोमेशन से एफिशिएंसी इंप्रूव हुई और बिजनेस ने मैच्योरिटी दिखानी शुरू की। लेकिन हर कंपनी का ट्रैजेक्टरी और फ्यूचर ग्रोथ भी डिफरेंट होती है, इसीलिए लेट्स ब्रेक डाउन वन बाय वन नंबर्स के साथ। सबसे पहली कंपनी है पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार एक डिजिटल इंश्योरेंस एग्रीगेटर के रूप में शुरू हुआ था और आज भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस बन चुका है, जहां हेल्थ, लाइफ, मोटर, ट्रैवल और कई तरह के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स कस्टमर्स सीधा कंपेयर करके बाय करते हैं। कंपनी ने ट्रेडिशनल ऑफलाइन ब्रोकर मॉडल को डिस्टर्ब किया है। अब कस्टमर घर बैठे इंश्योरेंस कंपेयर, सेलेक्ट और परचेज कर सकते हैं बिना किसी एजेंट प्रेशर के। पीबी फिनटेक का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका मैसिव स्केल और रिन्यूएबल बेस। कंपनी के लेटेस्ट डिस्क्लोजर्स क्लियरली दिखाते हैं कि उनका ऑनलाइन कोर इंश्योरेंस रिन्यूएबल प्रीमियम बिजनेस हाई मार्जिन सेगमेंट बन चुका है और ग्रोथ का प्राइमरी इंजन भी वही है। जब एक बार कस्टमर अपनी फर्स्ट पॉलिसी परचेज करता है तो अगले साल रिन्यूएबल पे कंपनी को रिपीट रिकरिंग रेवेन्यू मिलता है।
और नया कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट भी नहीं लगती। इसी वजह से मार्जिन्स क्लीन होते हैं और प्रॉफिट्स नेचुरली कंपाउंड होता है। और जैसे जैसे इंडिया में इंश्योरेंस अवेयरनेस और डिजिटल एडॉप्शन बढ़ रहा है, पीबी फिनटेक का रिन्यूएबल फ्लाईव्हील एक्सेलरेट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का स्ट्रॉन्गेस्ट बैकबोन है। चलिए अब नंबर्स में देखते हैं कि ये कंपाउंडिंग रियलिटी में कैसे दिखती है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो स्टोरी क्लियरली समझ आती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्नैनेक्स के नंबर्स के हिसाब से FY24 में पीबी फिनटेक का रेवेन्यू 3818 करोड़ था और बॉटम लाइन फाइनली पॉजिटिव होते हुए 64 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। FY25 में परफॉर्मेंस और पावरफुल हो गई, रेवेन्यू 5385 करोड़ तक जंप किया और नेट प्रॉफिट और इम्प्रूव होकर 353 करोड़ तक पहुंच गया। यानी बिजनेस स्केल हो रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। अ वेरी सॉलिड टर्न अराउंड नैरेटिव। सिंपल शब्दों में पीबी फिनटेक ने 2 सालों में लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल बनने तक का जर्नी कवर किया और बॉटम लाइन लगभग 5.5 टाइम्स इम्प्रूव हो गई। रिन्यूएबल फ्लाईव्हील इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता नहीं पर रेवेन्यू कंपाउंड होता रहता है। 2026 के लिए वॉच पॉइंट्स होंगे कि रिन्यूएबल ग्रोथ किस स्पीड से आगे बढ़ रही है, क्रेडिट मार्केटप्लेस का रिस्क प्रोफाइल कैसा शेप ले रहा है और इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मैक्रो ट्रेंड कितनी तेजी से इम्प्रूव होता है। और ये सारे फैक्टर्स अलाइन रहे तो पीबी फिनटेक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड कंपनी डिलीवरी। लॉजिस्टिक में मोट आइडिया से नहीं, डेंसिटी और एग्जीक्यूशन से बनता है और डिलीवरी की स्टोरी एग्जैक्टली यही है। इंडिया के ई कॉमर्स वेव के साथ ग्रो होते होते डिलीवरी आज इंडिया का लार्जेस्ट फुली इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर बन चुकी है। एक्सप्रेस पार्सल डिलीवरी, पार्ट ट्रकलोड फ्रीट, ट्रकलोड, वेयर हाउसिंग, फुलफिलमेंट, सप्लाई चेन सॉल्यूशंस और क्रॉस बॉर्डर शिपिंग सब एक ही प्लेटफॉर्म से रन होते हैं। उनका मॉडल सिंपल लैंग्वेज में ये है कि छोटे D2C ब्रांड से लेके लार्ज इंटरप्राइजेस तक सबको एक ही इंटीग्रेटेड नेटवर्क मिलता है। पिकअप, शॉर्ट सेंटर्स, लाइन हॉल, वेयर हाउसिंग, लास्ट माइल डिलीवरी और रिवर्स लॉजिस्टिक्स सब एक ही बैकबोन पर। साथ ही इनका टेक स्टैक OS1 रूटिंग, ट्रैकिंग और नेटवर्क प्लानिंग को ऑप्टिमाइज करता है, जिसमें सेम इंफ्रा मल्टीपल क्लाइंट्स और कैटेगरीज के लिए यूज होता रहता है। ये मॉडल हाई फिक्स्ड कॉस्ट नेचर का होता है, यानी पहले साल टफ, मार्जिन्स प्रेशर में, लेकिन जैसे जैसे नेटवर्क एक्सपैंड होता है, वॉल्यूम स्केल होता है, कॉस्ट पर पार्सल ऑटोमेटिकली नीचे आता है, तभी ऑपरेटिंग लेवरेज अनलॉक होता है। और अब नंबर्स क्लियरली सिग्नल करते हैं कि कंपनी स्केल ड्रिवन कंसोलिडेशन फेज में एंटर कर चुकी है। नेशन वाइड नेटवर्क, टेक इंटीग्रेशन और मल्टी वर्टिकल लॉजिस्टिक्स से डिलीवरी एक स्ट्रॉन्ग डिफेंडेबल मोड बिल्ड कर रही है। ये बिजनेस अब सर्वाइवल नहीं, डोमिनेंस की रेस में है। चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। FY24 में डिलीवरी का रेवेन्यू 8595 करोड़ तक पहुंच गया और बॉटम लाइन लॉस नैरो होकर 249 करोड़ पे आ गया। फिर FY25 में परफॉर्मेंस और इम्प्रूव होते हुए दिखी, रेवेन्यू 9372 करोड़ तक ग्रो हुआ और बॉटम लाइन फाइनली 162 करोड़ तक प्रॉफिट पे आ गई। वैसे लॉजिस्टिक जैसे टफ सेक्टर में प्रॉफिट डिलीवर कर पाना इटसेल्फ एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। चलिए अब देखते हैं लेटेस्ट नंबर क्या सिग्नल करते हैं। लेटेस्ट ATM स्नैपशॉट के हिसाब से रेवेन्यू ऑलरेडी 9876 करोड़ क्रॉस कर गया है और नेट प्रॉफिट 138 करोड़ के आसपास है, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल जोन मेंटेन कर रही है। सीजनैलिटी के बावजूद स्टेबिलिटी साफ दिखाई दे रही है। ओवरऑल ट्रेंड ये क्लियरली दिखाता है कि डिलीवरी लॉस मेकिंग फेज से बाहर आ चुकी है और अब सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी की डायरेक्शन में कॉन्फिडेंटली मूव कर रही है। रेवेन्यू भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है, 8594 करोड़ से 9372 करोड़ और फिर 9876 करोड़ तक। स्टेडी स्केलिंग, स्टेडी एग्जीक्यूशन। 2026 में कंपनी के लिए मेन वॉच पॉइंट्स रहेंगे कि वॉल्यूम ट्रेजेक्ट्री कितनी फास्ट एक्सेलरेट होती है, प्राइसिंग डिसिप्लिन मेंटेन होती है या नहीं, और ऑटोमेशन थ्रू आउट किस स्पीड से कॉस्ट एफिशिएंसीज अनलॉक करता है। अगर ये तीनों अलाइनमेंट में रहें तो मार्जिन एक्सपेंशन और फास्टर कैश जनरेशन की रनवे और भी स्ट्रॉन्ग दिख सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, जहां बिजनेस मॉडल ही प्योर सॉफ्टवेयर लेवरेज पर प्ले करता है, मैपमाईइंडिया। सॉफ्टवेयर की ब्यूटी एक बार बिल्ड हो जाए तो मार्जिन खुद मल्टीप्लाई होता रहता है। मैपमाईइंडिया का मॉडल इसी फिलॉसफी पर खड़ा है। ये कोई ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं जिसमें ट्रक्स चलें या वेयर हाउसेस फुल हो।
मैपमाई इंडिया एक प्योर IP हैवी टेक्नोलॉजी फर्स्ट कंपनी है जिसका कोर ऑफरिंग्स हैं डिजिटल मैप्स, नेविगेशन सर्विसेज, GIS डेटा, लोकेशन बेस्ड सर्विसेज और EV रेडी SaaS सॉल्यूशंस एंड ADS सपोर्ट सिस्टम्स भी। इसका मतलब है कि एक बार इन मैप्स या डेटा प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर दिया फिर रीयूज़ और स्केल करना कंपैरेटिवली चीप पड़ता है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन, लाइसेंसिंग, इंटरप्राइज पार्टनरशिप बढ़ते हैं, कॉस्ट बेस ज़्यादातर फिक्स्ड हो जाता है मगर टॉप लाइन और मार्जिन्स ग्रो करने लगते हैं। मैपमाई इंडिया ऑटोमेटिव OEMs, फ्लीट ऑपरेटर्स, स्मार्ट सिटीज़ और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को लोकेशन डेटा, नेविगेशन APIs, EV इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, रियल टाइम राउटिंग और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सपोर्ट प्रोवाइड करती है, जिससे बिजनेसेस को टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिलता है बिना हैवी हार्डवेयर बर्डन के। ये मॉडल स्केलेबल सॉफ्टवेयर, हाई मार्जिन्स और रिकरिंग लाइसेंसिंग सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां रेवेन्यू भी ग्रो करता है और मार्जिन्स भी एक्सपैंड होते रहते हैं। और जैसे जैसे EV एडॉप्शन बढ़ रहा है, स्मार्ट मोबिलिटी एक्सेलरेट हो रही है और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डीपन हो रही है, मैपमाई इंडिया का एड्रेसेबल मार्केट हर साल और वाइडन होता जा रहा है। इन सिंपल टर्म्स ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइट सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्ले है जहां रिस्क रिलेटिवली कम होता है और ऑपरेटिंग लेवरेज नेचुरली स्ट्रांग होता है। बस एग्जीक्यूशन और डिमांड दोनों अलाइन रहने चाहिए। अब नंबर्स की बात करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टोरी स्ट्रेट अप इम्प्रेसिव है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कैनेक्स में 2023 में रेवेन्यू 316 करोड़ था, जो ग्रो होकर FY24 में 418 करोड़ हो गया और FY25 में कंपनी ने 516 करोड़ तक स्केल अचीव कर लिया। लेटेस्ट TTM डेटा के हिसाब से रेवेन्यू ऑलरेडी 550 करोड़ क्रॉस कर चुका है, यानी टॉप लाइन स्टेडिली कंपाउंड हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो FY23 में कंपनी ने 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। FY24 में यही नंबर 134 करोड़ हो गया और FY25 में आगे बढ़ते हुए 148 करोड़ तक पहुंच गया। लेटेस्ट TTM में 146 करोड़ है, यानी प्रॉफिट्स एलिवेटेड जोन में सस्टेन कर रहे हैं। ये स्टेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है और बिजनेस मॉडल एसेट लाइट और IP लेड होने का सारा एडवांटेज मार्जिन्स पे क्लियरली दिख रहा है। जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन होता है और प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली एक्सेलरेट हो जाते हैं, यानी कि क्लासिक कंपाउंडिंग एट प्ले। अब बात करते हैं फ्यूचर रोड मैप की। 2026 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स होंगे EV एडॉप्शन का स्केल, ADS और नेविगेशन पेनिट्रेशन का ग्रोथ कर्व और OEM पार्टनरशिप्स की डेप्थ। अगर ये तीनों मोमेंटम होल्ड करते हैं तो वैल्यूएशन एक्सपेंशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट कंपनी पर, जो है जोमैटो। जोमैटो की कहानी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक फंडामेंटल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। 2008 में जोमैटो एक सिंपल मेन्यू और रिव्यू वेबसाइट थी, नाम भी फूडी पे था। लोग सिर्फ रेस्टोरेंट्स डिस्कवर करते थे। फिर इंडिया बदला, स्मार्टफोन्स आए और जोमैटो ने अपना मॉडल एक्सपैंड करते हुए फूड डिलीवरी रेवोल्यूशन को अपने बिजनेस मॉडल में इंक्लूड किया। 2015 से कंपनी ने फूड डिलीवरी स्केल किया, अपना फ्लीट बिल्ड किया, लॉजिस्टिक नेटवर्क एक्सपैंड किया और सिर्फ रेस्टोरेंट लिस्टिंग से प्योर एंड टू एंड फूड कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गई। आज जोमैटो का बिजनेस सिर्फ बिरयानी डिलीवरी नहीं, ये 3 मेजर इंजन्स से चलता है। फूड डिलीवरी फॉर कंज्यूमर्स, एडवर्टाइजिंग एंड विजिबिलिटी सॉल्यूशन फॉर रेस्टोरेंट्स, हाइपर प्योर इंग्रेडिएंट सप्लाई फॉर रेस्टोरेंट बैकएंड और इसके ऊपर न्यू वर्टिकल्स जैसे क्विक कॉमर्स, टिकटिंग, इवेंट्स। यानी जोमैटो का मॉडल कन्वीनियंस प्लस लाइफस्टाइल दोनों को कैप्चर करता है। सिंपल वर्ड्स में ये ऐप नहीं, इकोसिस्टम है। यूज़र भी इनके पास, रेस्टोरेंट्स भी इनके पास और डिलीवरी फ्लीट भी इनके पास। इसके लिए इसकी नंबर स्टोरी सिर्फ ग्रोथ नहीं, स्ट्रैटेजिक कंपाउंडिंग है। तो चलिए देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स स्कैनेक्स में। FY23 में कंपनी का रेवेन्यू 7761 करोड़ था। FY24 में बिजनेस ने स्ट्रॉन्ग स्केल दिखाया और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12961 करोड़ तक जंप हो गया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स दोनों में डिमांड एक्सेलरेट हो रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर सबसे बड़ा शिफ्ट यहीं पर आता है। FY23 में कंपनी 971 करोड़ का लॉस में थी, लेकिन FY24 में बिजनेस फाइनली ग्रीन जोन में आया और 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। ये एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड का सिग्नल देता है। मोमेंटम FY25 में और एक्सेलरेट हुआ।
रेवेन्यू 21,320 करोड़ तक पहुंच गया और नेट प्रॉफिट 527 करोड़ का हेल्दी जोन में सस्टेन रहा। ब्लिंकिट जहां पहले ड्रैग फैक्टर था, अब ऑपरेशनली काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। ऑर्डर डेंसिटी ऊपर है, स्टोर लेवल इकोनॉमिक्स इम्प्रूव हुई हैं और लॉसेस कंप्रेस होकर मैनेजेबल जोन में आ गए हैं। लेटेस्ट टीटीएम नंबर्स भी इसी ट्रेंड को वैलिडेट करते हैं। रेवेन्यू 33,321 करोड़ पर है और नेट प्रॉफिट 188 करोड़ के आसपास मेंटेन हो रही है। यानी प्रॉफिटेबिलिटी शॉर्ट टर्म में थोड़ी कंप्रेशन दिखा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव ही दिखता है। एनालिटिकल एंगल से देखें तो जोमैटो ने सिर्फ टॉप लाइन ग्रो नहीं की है, बल्कि बॉटम लाइन को सिस्टमेटिकली नेगेटिव से पॉजिटिव ट्रांजिशन करवाया है। FY23 के हैवी लॉसेस से निकलकर FY25 में प्रॉफिटेबल होना, ये ट्रांसफॉर्मेशन कंज्यूमर इंटरनेट इकोसिस्टम में काफ़ी रेयर होता है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड 2026 में की ट्रिगर्स होंगे ब्लिंकिट की स्मार्ट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, डिलीवरी नेटवर्क एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग डिसिप्लिन। अगर ये तीनों अलाइंड रहे तो जोमैटो की वैल्यूएशन री-रेटिंग का पोटेंशियल अभी भी टेबल पर है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, पेटीएम। सोचिए कि आप एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जो एक छोटे वॉलेट ऐप से शुरू हुआ था और आज काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस वर्टिकल से कनेक्टेड है। पेटीएम अब सिर्फ पेमेंट्स वॉलेट नहीं है, उसका इकोसिस्टम काफ़ी ब्रॉड है। सबसे पहले नॉर्मल यूजर्स के लिए डिजिटल पेमेंट्स एंड यूपीआई, फ़ोन से बिल पेमेंट्स, मोबाइल रिचार्ज, क्यूआर बेस्ड मर्चेंट पेमेंट्स और एवरीडे शॉपिंग भी। फिर आता है मर्चेंट ट्रांजैक्शन एंड सर्विसेज। छोटे छोटे दुकानदार हों या मीडियम साइज स्टोर या बड़ा मर्चेंट, पेटीएम उनको प्रोवाइड करता है मर्चेंट क्यूआर प्लस पीओएस और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कैशलेस पेमेंट्स और बिजनेस कलेक्शंस ईजी हो जाता है। इसके अलावा पेटीएम ने फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल भी ऐड किया है, जैसे माइक्रो लेंडिंग, डिजिटल इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। यहाँ उनका पहले से ही बिल्ट यूज़र बेस और पेमेंट दोनों का एडवांटेज मिलता है। इस मॉडल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूज़र एक्विजिशन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि यूज़र्स ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं और क्रॉस सेल और अपसेल के थ्रू उनकी लाइफ टाइम वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह पेटीएम का बिजनेस मॉडल मल्टी वर्टिकल है। पेमेंट्स, मर्चेंट सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, लेंडिंग, डिजिटल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जिसे कंबाइंड में हम डिजिटल इकोसिस्टम कह रहे हैं। और अगर सर्विस एडॉप्शन, रेगुलरिटी, क्लैरिटी, मर्चेंट पेनिट्रेशन सब अलाइन हुआ तो पेटीएम के पास लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड मोनेटाइजेशन का वाइड रनवे है। तो जब हम कहते हैं कि मोबाइल वॉलेट से डिजिटल इकोसिस्टम बना है, मतलब ये है कि अब पेटीएम का रेवेन्यू डिपेंडेंसी सिर्फ एक लाइन पर नहीं है, मल्टीपल वर्टिकल से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और यूज़र और मर्चेंट बेस, पेमेंट नेटवर्क, फाइनेंशियल सर्विसेज इंफ्रा जो ऑलरेडी बिल्ट हैं, ये बैकबोन है जिससे बिजनेस को रेजिलियंस और स्केल दोनों मिलता है। अब अगर हम कंपनी के नंबर्स को देखें तो पेटीएम का स्केल क्लियरली विजिबल है। FY23 में कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 8400 करोड़ था, जो FY24 में ग्रो होकर 10,525 करोड़ तक पहुंच गया। यानी रेवेन्यू ग्रोथ सॉलिड हो रही है और इकोसिस्टम ब्रॉड बेस एक्सपैंड हो रहा है। बॉटम लाइन साइड पर लॉसेस अभी भी चैलेंजिंग स्ट्रीक पर है, लेकिन ट्रैजेक्टरी इंप्रूव हो रही है। FY23 में नेट लॉस 1777 करोड़ था, जो FY24 में रिड्यूस होके 1422 करोड़ पे आ गया। लॉस नैरो हो रहा है और इस इंडस्ट्री के नेचर को देखें तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन है। FY25 में रेवेन्यू 7625 करोड़ दिख रहा है और स्कैनिक्स से लेटेस्ट TTM डेटा के हिसाब से रेवेन्यू 8594 करोड़ रिकॉर्ड हुआ है। नेट लॉस TTM में 609 करोड़ पर है, यानी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी दूर नहीं गई, लेकिन रनवे नोटिसेबली शॉर्टन हो चुका है। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स क्लियरली बताते हैं कि बिजनेस इंटरनली एफिशिएंट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का इक्वेशन रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कंप्लायंस बर्डन के थ्रू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है। साउंड बॉक्स, मर्चेंट पेमेंट्स और को लेंडिंग पार्टनरशिप्स, यही तीन पार्टिकल्स रेवेन्यू का बैकबोन है। एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो पेटीएम के नंबर्स मोमेंटम और इम्प्रूविंग एफिशिएंसीज शो करते हैं, पर इकोसिस्टम का बिगर वाइल्ड कार्ड अभी भी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की है। गोइंग फॉरवर्ड FY26 में सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स होंगे पॉलिसी क्लैरिटी, मर्चेंट मोनेटाइजेशन की कंसिस्टेंसी और लेंडिंग पार्टनर्स की सस्टेनेबिलिटी। अगर ये तीनों अलाइन रहे तो लॉसेस और नैरो हो सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के क्लोजर स्टेप्स देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की 5 न्यू एज कंपनीज की। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल,
इन्हें अभी खरीदना चाहिए या वेट करना चाहिए 2026 के लिए? न्यू एज स्टॉक्स का पैटर्न हमेशा सिमिलर होता है। एक्साइटमेंट पहले आती है, प्रॉफिटेबिलिटी बाद में। सवाल होता है, क्या रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है? क्या मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं? क्या कैश बर्न कंट्रोल में आया है? क्या कंपटीशन अब रैशनल बिहेव कर रहा है? और क्या वैल्यूएशन बिजनेस एग्जीक्यूशन को जस्टिफाई करता है? जब हम ये 5 फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, क्लैरिटी अपने आप सामने आ जाती है। न्यू एज स्टॉक्स में रिस्क फैक्टर तो हम अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्साइटिंग होते हैं पर वॉलेटाइल भी। रेगुलेटरी शिफ्ट्स, कैक, इन्फ्लेशन, प्राइस वॉर्स, मैक्रो रिस्क ऑफ फेजेस और FII आउटफ्लोज वैल्यूएशंस को ओवरनाइट शेक कर सकते हैं। ये कंपनीज फ्यूचर का प्रॉमिस देती हैं, लेकिन हर प्रॉमिस की एग्जीक्यूशन टेस्ट होती है। तो कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एक लाइन याद रखिए, मैं बिजनेस एवेल्युएट कर रही हूँ या सिर्फ कहानी। बुल मार्केट में हर कहानी और बिजनेस सेम लगते हैं, लेकिन बियर मार्केट में उनका फर्क दिखाई देता है। तो हियर कम्स द फाइनल टेक अवे। 2026 तक जो कंपनीज यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करती जाएंगी, रिन्यूएबल फ्लाईव्हील नेटवर्क इफेक्ट एक्सेलरेट करेंगी और कैश फ्लो डिसिप्लिन फॉलो करेंगी, वो विनर्स बनेंगी। और जो सिर्फ ग्रोथ की कहानी बेचती रहेंगी, मार्केट उन्हें रिथलेसली प्राइस आउट कर देगा। अगर आप इन कंपनीज का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस, फाइनेंशियल चार्ट्स और ओनरशिप एनालिटिक्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो धन और स्कैनएक्स पर सारे टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स में अपने इनपुट ज़रूर दीजिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून। बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.